वेल स्टूडेंट्स, अब आपका सेकेंड जो राउल्ट्स लॉ है, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, इससे पहले आप लोग पढ़े थे वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, लेकिन अब क्या है अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब ऐसे विलेय पदार्थ जो वाष्पित न हो, तो उस पर भी राउल्ट ने नियम दिए थे। अब क्या है तो समझिए मेरे साथ क्या है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबा देने से आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जैसे मैं अपलोड करूंगा। तो ये आप इतना करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को लाभ उठाएं और इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे बच्चे इससे फायदा उठाएं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या होता है। तो अवाष्पशील का मतलब ऐसे विलेय पदार्थ जो वाष्पित न हो, मतलब विलायक मिला दें तो विलायक तो वाष्पित होगा लेकिन विलेय वाष्पित नहीं होगा। अब इसको समझने से पहले मुझे एक पॉइंट समझना है और वह है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है देखो बच्चों, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए देखिए फिगर से मैं बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक जिसका वाष्प दाब एक निश्चित ताप पर P0A है। क्या है P0A। अब इसमें कोई अवाष्पशील क्या मिला दे, इसमें विलेय मिला दें। कैसा अवाष्पशील। और जैसे अवाष्पशील मिलाएंगे तो यहां पर विलयन बनना स्टार्ट होगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां विलेय अवाष्पशील है जो वाष्पित नहीं होगा। अब क्या होगा, इसके सतह पर विलायक के अणु के साथ साथ विलेय के भी अणु इसके बीच में आ जाएगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले केसेज में केवल विलायक के अणु था, इसके सरफेस पर क्या था विलायक के, अतः इसका वाष्पन ज्यादा होगा, ज्यादा संख्या में मॉलिक्यूल जाएगा। और जब ज्यादा संख्या में इसके अणु जब ऊपर जाएंगे वाष्प में, तो दाब भी क्या होगा ज्यादा आरोपित करेगा, नहीं करेगा बताओ। लेकिन जैसे विलेय मिलाते हैं तो विलेय इसके बीच में आ जाते हैं जिससे विलायक का जो सरफेस एरिया है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल है, सतह का जो क्षेत्रफल है वो घट जाएगा। घटने का मतलब जैसे मान लो केवल एक प्रकार के अणु है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा, बीच में कई सारी चीज रख दिया गया तो बताओ सरफेस एरिया घटेगा जिससे इसका वाष्पन भी क्या होगा घटेगा। और जब वाष्पन घटेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, अरे घटेगा यार और क्या। तो मान लिएगा इसका वाष्प दाब, अब खास बात, अब चूंकि केवल विलायक कण जा रहा है इस विलयन से, सो हम आपको बताए थे इसको आंशिक वाष्प दाब भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिश्रण से होकर जा रहा है ना, क्योंकि इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब दोनों अलग अलग आएगा। सो यहां पर लिख सकते हैं विलायक का आंशिक वाष्प दाब मान ले PA, और यह आंशिक वाष्प दाब इस विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि जो भी वाष्प दाब इसका जा रहा है वो विलयन का ही है। सो विलायक का आंशिक वाष्प दाब PA और ये बराबर होगा विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। अब उसको मानते हैं PS, तो PA इक्वल PS, भूलेंगे नहीं। सो इस घटना में जो वाष्प दाब में जो कमी आ रहा है उसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। यानी वाष्प दाब का अवनमन जो होगा, अवनमन कितना होगा बच्चा, P0 माइनस PS, P0 या P0A माइनस PS या P0A माइनस PA भी लिख सकते हैं। जहाँ P0A क्या है विलायक का, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है इस विलयन का वाष्प दाब या इस विलायक का आंशिक वाष्प दाब, यह आपका होगा। समझ गए बच्चों, इतना समझ आया? ओके, अब इसके आगे देखें। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि यह एक अंतर है, सो इसको हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं, डेल्टा P या डेल्टा P इक्वल ये लिख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। तो इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसको डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी एक विलायक में
अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाता है। तो इसी कमी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। कितना हुआ? P नॉट ए माइनस PS, ये आपका होगा। पहले इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से। ओके बच्चों, अब देखो, अब यहाँ एक पॉइंट है, अब इसी को हमको राउल्ट ला, अगर हम इस पे राउल्ट का नियम फॉलो कराते हैं तो देखिए राउल्ट 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 राउल्ट्स के अनुसार राउल्ट क्या कहता है? किसी किसी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, तो मैं Pa लिख रहा हूं, वह उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। सो Pa इक्वल P नॉट ए इंटू एक्स ए का ये लिख सकता हूं। चलो भाई, इक्वेशन वन बना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। समझ गए? किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वह उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा ना बच्चों? यस। अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो हम एक स्थिरांक यूज करेंगे जिसको बोलेंगे P नॉट ए। क्यों बच्चों? क्योंकि P नॉट ए का एक निश्चित ताप पर, एक स्थिर ताप पर हमेशा ये वैल्यू क्या होगा? स्थिर होगा, जिसे हम एक स्थिरांक कह सकते हैं, जो आपको इससे पहले ही बताया। चलो क्वेश्चन नंबर 1, अब देखें क्या होगा इसके आगे। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब आप पढ़े हो भाई वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। अब क्या पढ़े बच्चा? डेल्टा P इक्वल पढ़े हो P नॉट ए माइनस PS पढ़े हैं। चलो इसको भी देखो, ये चूंकि विलायक का भी जस्ट बताएं, विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वह विलयन के दाब के बराबर होगा। किसमें? अवाष्पशील विलय होगा तो। सो Pa इक्वल आप पढ़े हो PS, सो यहाँ लग सकते हैं PS इक्वल P नॉट ए इंटू एक्स ए। अब इसको इक्वेशन 1 बना लो। चलो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2। सो यह PS का वैल्यू वहां रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखो, देखो डेल्टा P इक्वल P नॉट ए माइनस PS की जगह क्या है? P नॉट ए, देखो P नॉट ए माइनस एक्स ए, सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाई एक्स ए। समझ गए? अब इसमें कॉमन ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं बच्चों? P नॉट ए कॉमन हो सकता है। सो डेल्टा P इक्वल P नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस काई ए हो जाएगा। ऑफ कोर्स होगा। देखिए 1 माइनस काई ए, ये आपका हो गया। और भी आगे देखो, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूं, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लो बच्चों। ओके गुड। अब देखो, आप पढ़े हो इक्वेशन नंबर 3 बना लो। द्विअंगी विलयन के लिए, द्विअंगी विलयन है, चूंकि द्विअंगी मतलब ऐसा विलयन जिसमें केवल एक ही प्रकार का विलय घुला हो। तो बताओ इसमें एक ही ना घुला है। द्विअंगी विलयन के लिए काई ए प्लस काई बी इक्वल 1 होता है। सो काई बी इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस काई ए। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 माइनस काई ए। अब देखो 1 माइनस काई ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो हम इसके जगह क्या रख सकते हैं बच्चों? काई बी। सो समीकरण नंबर 3 से देखो, समीकरण 3 से डेल्टा P इक्वल P नॉट ए इंटू काई बी हो गया कि नहीं? काई बी, इसको इधर भेज दो। डेल्टा P इक्वल P नॉट ए इक्वल काई बी। काई बी मीन्स विलय का मूल प्रभाज, काई ए विलायक का मूल प्रभाज। So delta P is also called P naught A minus PS. So P naught A minus PS upon P naught A equal chi B. यह होगा chi B। अब यही आपका क्या क्या लगा? राउल्ट का नियम है जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। तो पहले आप इसको नोट करो, तो मैं बता रहा हूं सबका मीनिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बच्चों।
वेल स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होगा। कितना अच्छा कहानी है भाई, राउल्ट ने हमारे कहानी दे देकर बिलियन को एकदम पता दी। देखो यहाँ पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए, या इसी को लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, दोनों की बात है, को हम कहते हैं, एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। अवनमन जो एक क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिलियन का अणु संख्य गुणधर्म, जो एक बिलियन का अणु संख्य गुणधर्म है, जो आगे पढ़ेंगे, घबराइएगा मत, बहुत ईजी है। तो यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सो राउल्ट क्या बोले थे भैया, और एक्स बी क्या है, यहाँ पर विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज। तो नियम क्या बना, नियम ये बना, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वह विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। हो रहा है नहीं, देखो बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको पहले क्लीन कर, इसको नोट कर लो आप लोग। सो हम इस नियम को लिख सकता हूं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है, मूल प्रभाज के बराबर होता है। हो तो क्या समझ गए बच्चों, ये आपका राउल्ट का नियम है, किसके लिए, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ होगा उस समय। तो एक और समझ लें, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में विलेय का अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं राउल्ट का नियम, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन पर लागू होता है। तो आप इसे नोट कर लो। चलो और भी देखो, इसका यूजेज और एप्लीकेशन, इसका न्यूमेरिकल आता है जो बोर्ड में आते हैं। देखो बच्चों, पी नॉट माइनस पी एक्स साइल्यूट, ये लिखे हो ना। चलो बच्चों, मान लो हमारे पास ये बिलियन था जिसमें विलेय अवाष्पशील है जिसका मोल n1 है, और जो विलायक है इसका मोल n2। सो एक्स साइल्यूट यानी विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय का मूल अपान बिलियन का मूल, बिलियन का मूल मतलब दोनों को जोड़ दो। चलो भाई, अति तनु बिलियन के लिए, अति तनु मतलब 5% कह सकते हैं, लेस देन 5%, लेस देन 5% से जो भी कम बिलियन आएगा वो सब अति तनु में आएगा। तो उस समय n1 प्लस n2 जो होगा नियरली बराबर होगा किसके, n2 के, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगा। सो एक्स साइल्यूट इक्वल n1 अपन क्या हो जाएगा n2, यू नो ऑलरेडी n इक्वल w बाई m होता है ना। सो n1 इक्वल w1 अपान m1 और n2 इक्वल w2 अपान m2। सो ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो भैया, समीकरण नंबर 2 बना लो। समीकरण 2 में सो एक्स साइल्यूट यानी साइल्यूट का मूल प्रभाज बराबर w1 अपान m1 इंटू w2 इंटू m2 ऊपर चला जाएगा। अब यह वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखो, आ तो गया, कितना अच्छा है। चलो भाई, समीकरण 1 में पुनः रखे रहे, समीकरण 1 से रखो। सो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल, देखो भैया रख दो, w1 इंटू m2 अपान w2 इंटू m1। ये आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूले का, इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, तब सबका मीनिंग मैं बता रहा हूं। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट।
वेल स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो सबका मीनिंग समझ लो आप लोग क्या क्या है। देखो पी नॉट क्या है, विलायक का, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब है। चलो भैया पी एस क्या है, विलियन का, विलियन या क्या, विलियन या विलायक, विलायक का, विलियन का तो पूरा दाब होगा, विलियन का वाष्प दाब या विलायक का आंशिक वाष्प दाब, ये भी हो सकता है, आपको बताए थे। और W1 विलेय का ग्राम में मात्रा, W2 विलायक का ग्राम में मात्रा, M1 विलेय का अणुभार, यही ज्यादा पूछता क्वेश्चन में, M2 विलायक का अणुभार। हो गया कि नहीं, है कि नहीं आसान। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। ओके प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लें, तब क्वेश्चन में बता रहा हूँ एक क्वेश्चन। वेल स्टूडेंट, अब क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो शुद्ध बेंजीन है, देखो भाई ये बेंजीन हो गया C6H6, बेंजीन का वाष्प दाब इसका दे दिया है, यानी P0 C6H6 शुद्ध अवस्था है ना, कितना दिया 200 mmHg। अब 78 ग्राम बेंजीन में, यानी इसका अमाउंट जो है, मान लो इसका अमाउंट दिया 78 ग्राम, बेंजीन में घुलित एक अवाष्पशील ठोस के 2 ग्राम। अब इसमें जो ठोस मिला रहे हैं इसका कितना मात्रा दिया, 2 ग्राम, कितना दिया 2 ग्राम, इसको घोल दिया गया 2 ग्राम युक्त एक बिलियन का वाष्प दाब। अब जो बिलियन प्राप्त हुआ, अब इसका वाष्प दाब जो दिया है PS वो 195, तो बताना है उस ठोस का अणुभार क्या होगा, है कि नहीं ऐसा। चलो जो दिया उसको देखा जाए। चलो बच्चों, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल W1 अपॉन M1 इंटू W2 इंटू M2, यह फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या पूछ रहा है, ठोस का अणुभार, यानी M1 पूछ रहा है। तो चलो बच्चों P0 200, PS बिलियन का 195, जो कम होगा वो बिलियन होगा, बटे 200, W1 कितना दिया ठोस का 2 ग्राम, M2 मतलब बेंजीन का अणुभार। तो देखो बच्चों, बेंजीन C6H6 12 गुणे 6 6, 12 6 72 6, कितना हो गया 12 6 72 6 78 हो गया, N78 हो जाएगा। सो 78 रखिए अपान M1 निकालने के लिए कर रहा है, क्योंकि M1 क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार है। W2 मतलब आपका विलायक का ग्राम में मात्रा, कितना दिया 78 ग्राम। तो देखो ये तो भाई सीधे सीधे कट गया, 78 कटा, 200 में से 195 घटाओ, तो ये हो जाएगा, मैं ऊपर लिखना चल, देखो 5 बटे 200 और 2 बटे M1, या देखिए बच्चों M1 गुणे 5 कर दीजिए और 200 गुणे 2 कर दो, या 400 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 400 में 12 5 बटे 40, कितना आ जाएगा 80। यानी उस ठोस पदार्थ का जो अणुभार होगा वो कितना होगा 80 होगा, यानी 80 मोल ग्राम पर मोल कर सकते हैं, ये इसका यूनिट भी है। सो विलेय का जो अणुभार होगा, मतलब जो ठोस पदार्थ का 80 होगा। समझ गए। एक और सुनो, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 ml, यानी बेंजीन या विलायक है, जिसका मात्रा 78 ग्राम दिया, जिसमें एक अवाष्पशील ठोस पदार्थ के 2 ग्राम घोला गया, ये विलेय हो गया, और बिलियन का वाष्प दाब 195 हो गया, तो ये फार्मूला हो गया, इस पर रखेंगे, है कि नहीं आसान। ओके प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट नाउ।